अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हालात हाजरा में इस वक्त सबसे अहम मौजू पाकिस्तान बार कौंसिल में मुनाकिद करदा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और उससे बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब है। मैं इससे कबल भी ये बात अपनी वीडियोस में बयान कर चुका हूं कि पाकिस्तान में अदल या इंसाफ फराहम करने वाले सबसे बड़े आईनी इदारे पाकिस्तान की आला अदलिया के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा खामियां हैं। बुनियादी तौर पर भी कुछ कमज़ोरियां थीं। अल्टीमेटली जब जनरल ज़िया का मार्शल आया तो उसने अपनी ज़रूरियात के तहत भुट्टो के कत्ल के लिए, सियासी कुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए, जमहूरी लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए एक पीसीओ नाफिज किया 1981 में। उसके बाद अपनी मर्जी के एक खास माइंड सेट को भर्ती किया गया। जनरल ज़िया ने पूरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को फारिग करके एक खास टनल विजन माइंड सेट को भर्ती किया। आप मारूफ मुहावरा में उसे रुजत पसंद कह सकते हैं। ऐसे लोग जो तब्दीली के खिलाफ ताकतवर रुकावट होते हैं, जो रोशन ख्याली के खिलाफ ताकतवर रुकावट हैं। आला आईनी अदालत की बिना या उसकी बुनियाद ही जमहूरियत दुश्मनी है। आपने देखा होगा कि माजी में हमेशा पाकिस्तान की आला अदलिया इजहारे राय के हक को दबाने के लिए इस्तेमाल की गई है। पाकिस्तान की आला अदलिया आसानी के साथ जमहूरियत के खिलाफ, आईनी पार्लिमानी इंतजाम और इंसराम के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान की आईनी अदलिया ने कभी भी किसी भी मौका पर गैर आईनी, गैर पार्लिमानी या डिक्टेटरशिप को टफ टाइम नहीं दिया, चैलेंज नहीं दिया। उसके बरक्स ये हमेशा जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों को कमजोर करने का सबब बनती है। जब ज़िया का दौर खत्म हुआ और पहला जमहूरी दौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि जमहूरियत पसंदों को, ऐसे लोगों को जो मार्शल के इस्तबदाद के ताकतवर लोगों के, डिक्टेटर के खिलाफ सीना सपर रहे, जिन्होंने मुकदमेबाजी, जेलें, कोड़े खाए, उनको अदलिया में लाया जाए। अब फिर पीपल्स पार्टी की फिलॉसफी समझ लें कि जो लोग नजरियात पर कंप्रोमाइज ना करके मार्शल के दौर में जेलें भुगत सकते हैं, वही ताकतवर और गैरतदार लोग हैं। जो लोग नजरियात पर, जमहूरियत पर, पार्लिमानी निजाम जिंदगी पर, पार्लिमानी निजाम हुकूमत पर कंप्रोमाइज करते हैं, उन लोगों को आप बासानी करप्ट कह सकते हैं। और वो हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ, इंसानी आज़ादियों के खिलाफ आला कार बने हों, वो किसी भी आईनी तरसे अदालत का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती हुई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 टर्म की हुकूमत में अदलिया के अंदर इस्लाहात करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया गया। उस वक्त फर्क ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने जजों पर यकीन करते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 99 तक अपने जजों की मैदान में, या जिसे कहते विकेट पर खेलना, उन्हें बहुत पसंद था। उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ दर्जनों फैसले हासिल किए और मौका मिलने पर अपने उस्ताद और मुरब्बी और ऐसे शख्स जिसको उन्होंने उठाकर उम्रा करवाया था, ताहिरुल कादरी के खिलाफ एक अदालत से ऐसा फैसला दिया जिस अदालत ने शवाहिद के खिलाफ जाकर ताहिरुल कादरी को झूठा, खाइन और बददियानत करार दिया, हालांकि ये उस अदालत का मैंडेट नहीं था। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर अदलिया की इनायात की एक लंबी और तवील दास्तान है। बहरहाल, चूंकि मौजू इस वक्त मखसूस है, कल का बार कौंसिल का एलामिया आज हमारा मौजू है, तो मैं ये मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की अदालत के अंदर जमहूरियत पर यकीन रखने वालों की इंडक्शन को, हर कोशिश को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नाकाम बनाया। अब जब 99 में पहली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदलिया से काम पड़ा तो उसे समझ आई कि अदलिया तो उसका घर का खिलौना नहीं है, किसी और की खेलने की चीज है। बहरहाल वक्त तब्दील हुआ, वो बैरून मुल्क चले गए। उसके बाद वक्त ने ऐसा सबक सिखाया कि वो मिसाक जमहूरियत करने पर मजबूर हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास जाकर मिसाक जमहूरियत किया। पाकिस्तान की आईनी तारीख में अगर कोई मबसूत, मुफस्सल, ताकतवर पार्लिमानी जमहूरियत की अलमबरदार मिसाली डॉक्यूमेंट आज तक तारीख में तहरीर हुआ है
तो वो मिसाक जमहूरियत है। मिसाक जमहूरियत के अंदर बहुत सारी चीजें थी। 18वीं तरमीम में 100 आर्टिकल्स में मिसाक जमहूरियत के मुताबिक तब्दीलियां की गई, मगर एक दफा का सबक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के लिए काफी नहीं था। उन्हें बहुत सी बातें अभी सीखना थी, उन्हें बहुत सी बातों की समझ नहीं आ सकी, और ये नहीं कहा जा सकता कि आज उन्हें आ गई है या नहीं। बहरहाल जमहूरियत एक तवील सफर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ छोटे सफर के राही हैं, उनकी मंजिल इक़्तिदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंजिल तवील है, जमहूरियत सब्र तलब। मिसाक जमहूरियत के अंदर आला अदलिया के बारे में क्या तजावीज़ लिखी गई थी, मैं पढ़कर सुनाता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यह तय किया गया था कि आला अदलिया जजों की तकर्री में कुछ चीजों का ख्याल रखा जाएगा और अमली तौर पर 2008 से पहले जजों की तकर्री हुकूमत वक्त का नहीं, चीफ जस्टिस या मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार बन गया था। ऐसे ऐसे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए जिनको प्रैक्टिस करने वाले मसरूफ वकील जानते तक नहीं थे। बहरहाल वक्त गुजर जाता है, वक्त की सबसे बड़ी खूबी है कि वो गुजर जाता है। मिसाक जमहूरियत के तहत 18वीं आईनी तरमीम तैयार होना शुरू हुई। अभी हाल ही में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरतरफी के दौर से गुजर रहे थे तो अखबारात में एक मीडिया मुहिम हुई कि जनरल कियानी धोखा खा गए थे और उन्होंने 18वीं तरमीम बाआसानी मंजूर होने दी। बड़ा दिलचस्प केस है। अगर आप भुलक्कड़ हैं, आला दर्जे के बेवकूफ इंसान हैं, तो मुमकिन है इस कहानी को आप खरीद लें। सच यह है कि 18वीं तरमीम की मंजूरी तक हर रोज एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सदर जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को एक नया चैलेंज दरपेश था, और सबसे बड़ा चैलेंज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, जो उस वक्त तक इस बात के कायल हो चुके थे कि उनकी दुश्मनी या उनकी मुखालफत एक शख्स परवेज मुशर्रफ से थी और वो जा चुका है। अब उन्हें अभी तक, मैं कहता हूं कि आज भी उन्हें सिस्टम की समझ नहीं है कि सिस्टम को बेहतर करना क्यों कर जरूरी है। बहरहाल मिसाक जमहूरियत में तय किया गया था कि जजेस की तकर्री एक आला सतही जुडिशियल कमीशन करेगा, यानी हुकूमत वक्त नहीं करेगी, एक फर्द नहीं करेगा, कोई डिक्टेटर नहीं करेगा, बल्कि जजेस की तकर्री के लिए एक आला सतही कमीशन कायम किया जाएगा जिसे सुप्रीम जुडिशियल कमीशन कहा जाएगा। उस कमीशन के अरकान मिसाक जमहूरियत में क्या तजवीज़ किए गए थे? मिसाक जमहूरियत में लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह होंगे। एक शर्त लगाई गई थी, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में कोई शख्स जो माजी में कभी पीसीओ पर हलफ ले चुका है उसे आला अदलिया का जज नहीं लगाया जाएगा। यह असूल बनाया गया था, यह तय किया गया था, और चीफ जस्टिस लगाने का तो सवाल ही नहीं। मिसाक जमहूरियत में लिखा था कि हर वो शख्स जो जिंदगी में एक बार पीसीओ पर हलफ उठा चुका है वो दोबारा कभी जज बनने का अहल नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ दूसरे अरकान की तफसील पढ़ता हूं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पाकिस्तान के वकला के मुंतखब इदारा के सरबराह होते हैं। वाइस चेयरमैन को 1 साल के लिए मुंतखब किया जाता है अरकान पाकिस्तान बार कौंसिल में से, और वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर हेड हैं पाकिस्तान के वकला के इदारे के। इसके अलावा सूबाई बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी जुडिशियल काउंसिल के रुकन होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार बालिहाज़ ओहदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रुकन होंगे। इसी तरह हाईकोर्ट की जज की तकर्री के लिए हाईकोर्ट बार के सदर जो मुंतखब होंगे वो भी बालिहाज़ ओहदा सुप्रीम जुडिशियल कमीशन के मेंबर होंगे। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह वजीर कानून सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रुकन होंगे। जब जज ऑफ दी हाईकोर्ट का बात होगी तो सूबाई वजीर कानून और एडवोकेट जनरल भी उसके रुकन होंगे। अब आप इस तखयलाती फर्जी बॉडी के इंतजाम पर गौर करें कि पूरे मुल्क की सियासी दानिश ने किस तरह अर्क निकाल कर यह बॉडी तश्कील दी थी। इसके अंदर तमाम लोग अपने ओहदे की वजह से, किसी न किसी इदारे की नुमाइंदगी की वजह से आए थे, और मैं समझता हूं कि यह एक तारीखी एजाज होता कि हम इस तरह का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बना सकते। इसमें कोई फर्द अहमियत नहीं रखता, तमाम लोग किसी न किसी कानून से मुतल्लिक इदारे के सरबराह थे। और इसकी दूसरी खूबी यह थी, जिस खूबी की बुनियाद पर, जिसको मनफी करने के लिए 18वीं तरमीम से पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के नुमाइंदे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के माबैन
बिला नागा 18वीं तरमीम जिस वक्त असेंबली के अंदर थी उस वक्त मुलाकातें होती थी और 18वीं तरमीम के अंदर जजेस की तकर्री के कमीशन को यूनख बनाने पर, उसको कारेला हासिल बनाने पर डिबेट होती थी और आला अदलिया की तरफ से तजावीज आती थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप इस बात पर अकड़ जाओ। बहरहाल सदर आसिफ अली जरदारी ने तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त और डायलॉग की इंतहा कर दी और हम 18वीं तरमीम मंजूर करने में कामयाब हुए। बिलाशुबा 18वीं तरमीम में हम ये मंजिल हासिल ना कर सके। उसकी वजह यह थी कि इस मौजूदा निज़ाम में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जज के तौर पर शरीक होते, बाकी तमाम आज़ाद इदारे बार कौंसिल के अरकान और हुकूमती अरकान होते और वो बेलौस और अच्छी तजावीज़ पेश करते। अब यहाँ पर चूंकि आला अदलिया तो एक खास जहन के तहत बनाई गई है, उसका एक खास मकसद है सियासी निज़ाम को कमज़ोर करना, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करना, तो आला अदलिया ने उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़ियादत के साथ साजबाज होकर इसकी शक्ल कुछ यूं तब्दील करवा दी। अब मैं आपको बताता हूं कि 18वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या इसकी सूरत बनकर सामने आई। अब हमें समझना है कि मिसाक जमहूरियत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रुकन था। मिसाक जमहूरियत के अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उसकी टीम के मशवरा पर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तजवीज पर सुप्रीम कोर्ट के 2 मजीद जजेस को इसका हिस्सा बनाया गया। अब जुडिशल कमीशन में पहले आजाद अरकान जो थे वो ताकतवर पोजीशन में थे। बार के नुमाइंदे 4 थे, हुकूमत के नुमाइंदे 2 थे और जज 1 था। तो बार के नुमाइंदे आप समझें कि डिक्टेट कर सकते थे या किसी भी ज्यादती को रोकने की हैसियत रखते थे। इस अमर को जीरो करने के लिए, खत्म करने के लिए अब यहाँ पर नया जुडिशल कमीशन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सिफारिश पर 18वीं तरमीम के तहत कायम किया गया, उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी रुकन बनाए गए। 18वीं तरमीम में जजेस की नुमाइंदगी को बरतर करने के लिए एक रिटायर्ड जज को भी ऐड किया गया। आप तसव्वुर करें, यकीनी बनाया जा रहा है किसी तरह भी जजेस की तकर्री का इख्तियार जो पूरी दुनिया में मुंतखब हुकूमत के पास होता है, किसी भी तरह वकील जज साहिबान उसके अंदर मुंतखब हुकूमत को शामिल करने के या बार के ओहदेदारों को, मुंतखब ओहदेदारों को शामिल करने के किस कदर खिलाफ थे कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नई शक्ल जो 18वीं तरमीम में सामने आई, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जज और चौथा रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मशवरे से नॉमिनेट होगा। तो इसका मतलब यह है कि जजों ने अपने लिए 4 वोट हासिल कर लिए। अब इसमें वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी 2 लोग करेंगे, वजीर कानून करेंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी जो ज्यादती वुकला के मुंतखब अथॉरिटीज के साथ, वुकला के मुंतखब नुमाइंदों के साथ हुई कि बाय डेजिग्नेशन एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल या वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल या किसी भी अदालती हाईकोर्ट बार के सदर की बजाय 18वीं तरमीम के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सिफारिश पर एक वकील का तकर्रर किया गया। एक वकील को इसका रुकन बनाया गया जिसकी मुद्दत 2 साल होगी और वो वकील पाकिस्तान बार कौंसिल उसकी तजवीज देगी। अब इस तजवीज के पीछे समझ लें कि जब आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल को नुमाइंदा रखते हो तो वो एक मुंतखब नुमाइंदा होने की वजह से एक खास एतमाद का हामिल है, वो सर उठाकर आपके सामने बात कर सकता है। उसके बरक्स जो नामजदगी पर शख्स आया हुआ है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेगा और अमली तौर पर बाद में यही कुछ हुआ। अब मिसाक जमहूरियत में दूसरा जो इदारा बनाया गया था वो था पार्लिमानी कमीशन। अब मिसाक जमहूरियत के अंदर तजवीज ये दी गई थी कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन हर खाली नशिस्त के अगेंस्ट, जज हाई कोर्ट की हर खाली नशिस्त के अगेंस्ट, जज सुप्रीम कोर्ट की हर खाली नशिस्त के अगेंस्ट 3 नाम भिजवाएगा और वजीर आजम पाकिस्तान उनमें से 1 नाम पार्लिमानी कमीशन के पास भिजवाएगा। अब पार्लिमानी कमीशन निसफ सरकारी अरकान पर यानी हुकूमत पाकिस्तान मुंतखब हुकूमत के नामजद करता अरकान असम्बली और अरकान सेनेट में से होगा जो वकालत के पेशे से ताल्लुक रखते होंगे और निसफ अरकान अपोजिशन से लिए जाएंगे। यहां पर ऐसी सूरत नहीं है कि हुकूमत अपनी मनमानी कर जाए। बहरहाल अब समझ लें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 3 नाम एक सीट के अगेंस्ट भिजवाने थे, वजीर आजम ने उनमें से 1 को चूज करना था और पार्लिमानी कमीशन के पास भिजवाना था। पार्लिमानी कमीशन उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद बतौर जज रिकमेंड करता तो वजीर आजम ने उसका नाम अपॉइंटमेंट के लिए सदर के पास भिजवाना था। अब
18वीं तरमीम के अंदर पार्लिमानी कमीशन का रोल कुछ इस तरह से तब्दील किया गया कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल 3 नामों की बजाय एक नाम भिजवाएगा और उसी एक नाम पर पार्लिमानी कमीशन को एतराज करना होगा। उसी एक नाम पर पार्लिमानी कमीशन को उसके खिलाफ सबूत देने होंगे, दलाइल देनी होंगी, उसके खिलाफ इल्जामात को जिक्र करना होगा, तब उसका नाम रोक सकते हैं। और इन दोनों प्रोसेस से होने के बाद 18वीं तरमीम के तहत सदर मुमलिकत इसको जज बनाने का फैसला कर देंगे। 18वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पर कुछ इस तरह की ताकत हासिल हुई जो माजी में कभी दस्तयाब नहीं थी। आप इसको बआसानी तज्जिया कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पूरे अदालती निजाम को यरगमाल बनाने में कामयाब हुआ। अब मैं अर्ज करता हूं कि 18वीं तरमीम के अंदर एक चीफ जस्टिस और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बिलाशुबा कमजोर लोग बैठे थे, मगर लोग तो बैठे हैं। अब आला अदलिया के कारपरदाजान को यह बात तो पसंद ही नहीं कि उनके सामने कोई राय देने वाला बैठा हो। वो कामल इख्तियारात, खुदाई इख्तियारात या फिरौनी इख्तियारात डिमांड कर रहे थे। 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद एक नाम नेहाद पिटीशन दाखिल की गई। अब इस बात पर बतौर कानूनदान में हमेशा तकलीफ में जाता हूं, परेशान होता हूं कि आला अदलिया क्या समझती है। अब एक बात को समझ लें, पार्लिमान एक सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान के पास मर्द को औरत और औरत को मर्द करार देने के अलावा दुनिया जहान का हर इख्तियार हासिल होता है। पार्लिमान चाहे तो अपने आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का नाम सिविल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रख दे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पाकिस्तान किसी और अदालत की शक्ल दे दे, ये पार्लिमान का कामिल इख्तियार है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी तर्ज जिंदगी, पार्लिमानी निजाम को यरगमाल बनाया गया हुआ है और जजेस ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, डिक्टेटर्स के साथ मिलकर बेपनाह ताकत हासिल कर ली है, तो मैं ये अर्ज करता हूं कि 18वीं तरमीम में जजेस के गलबा के बावजूद जजेस को कमजोर और बिल्कुल बेचारे बेदस्तों पा अरकान का भी वजूद गवारा नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक पिटीशन मैनेज की, दायर की गई और 18वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। अब अदालत क्या डायलॉग बनाती है, आप तसव्वुर करें कि 18वीं तरमीम 1977 के बाद से लेकर 2010 तक के पाकिस्तान के इज्तिमाई दानिश की मजर थी। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात, पाकिस्तान की कोई NGO, पाकिस्तान की कोई सियासत के मौजू पर लिखी जाने वाली किताब उस दानिश से पीछे नहीं थी। पाकिस्तान का इजमा, जिसे पाकिस्तानी उम्मत का इजमा कह सकते हैं, 18वीं तरमीम के पीछे था और बरस हा बरस की मेहनत और जद्दोजहद के बाद मिसाक जमहूरियत नामी दस्तावेज 2006 में दस्तखत की गई। 2010 के अंदर उस पर अमल दरामद होना शुरू हुआ। जब 18वीं तरमीम अदालत के सामने आर्गुमेंट के लिए गई तो फाजिल जज साहिबान ने कहा ये तो पार्लिमान ने 15 मिनट के अंदर मंजूर कर ली है, 1 दिन के अंदर मंजूर कर ली है। और ये पैगाम भिजवाया गया, वाज़े लाउड पैगाम भिजवाया गया कि अगर 18वीं तरमीम में जजिस के मौजू पर इख्तियारात जजिस को वापस नहीं किए जाएंगे, अगर कोई जमहूरी हुकूमत उन इख्तियारात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद होगी तो पूरी 18वीं तरमीम को नहीं, हम पूरे आईने पाकिस्तान को गैर शरई करार देकर कुरान को बतौर शरीयत के नफाज कर देंगे। हम पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत का बलियामेट कर देंगे और हम इस पूरे सिस्टम को गिरा देंगे। बहरहाल दोस्त एतराज करते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने फला मौके पर लचक दिखाई। सियासत नाम ही लचक का है, सियासत नाम ही डायलॉग का है, सियासत नाम ही दस्तयाब ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का है। मिसाके जमहूरियत के अंदर मुकर्रर करदा, वादा करदा तरजीहात मुस्लिम लीग नवाज के दबाव पर आसिफ अली जरदारी ने तरक की। अब फिर मुस्लिम लीग नवाज और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक पेज पर थे और इनका दबाव था कि जुडिशियल कमीशन की तश्कील नौ की जाए। अब 19वीं आईनी तरमीम आई। अब 19वीं आईनी तरमीम में फाजिल जज साहिबान ने जजेस की तकर्री को मजीद यरगमाल बनाया। वो कैसे? 19वीं आईनी तरमीम में फाजिल जज साहिबान ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाने के लिए अपनी वाज़ेह अक्सरियत का मुतालबा किया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 4 जज उसके रुकन बनाए जाएं। बनाए गए। रब नेड़े के कसम, डंडा करीब है या क्या, इस बात पर गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के डिक्टेशन पर 19वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई। उसमें अब पोजीशन ये हो गई
कि पहले ही मुंतखब हुकूमत के तो नुमाइंदगान सिर्फ 2 हैं और जजेस पहले 3 थे, अब जजेस 5 हो गए, एक चीफ जस्टिस, 4 हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज। और अभी भी उन्हें सब्र नहीं, उन्होंने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को फिर दोबारा शामिल करवाया, अब जजेस 6 हो गए। अब दूसरे रुकन कौन है? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और वजीर कानून, इसी तरह सूबाई की सूरत में एडवोकेट जनरल और वजीर कानून। अब अगला रुकन कौन है? पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, एक आम वकील जिसे वोटों की बुनियाद पर बार कौंसिल का एतमाद हासिल नहीं है, जो बार कौंसिल का ओहदेदार नहीं है। यह सबसे बड़ी जरब थी जो पहुंचाई गई। खैर, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक कदम आगे गए और तरमीम के जरिए पार्लिमानी कमीशन को अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खत्म करवा दिया। अब यह करार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक सीट के अगेंस्ट एक नाम जो भिजवाएंगे, पार्लिमानी कमीशन उन्हें 14 दिन के अंदर अंदर मुस्तरद करने या मंजूर करने का पाबंद होगा और मुस्तरद करने के लिए वो शहादत देने का पाबंद होगा। आप तसव्वुर करें कि अमली तौर पर उस नाम का इस्तरदाद का हक छीन लिया गया। यह करार दिया गया किसी भी वजह से 14 दिन के अंदर अगर उन तजावीज पर कोई मीटिंग ना हो सके, जामे नोट ना आ सके, तो वो अज खुद तस्लीम शुदा समझी जाएंगी। अब आप तसव्वुर करें कि गैर मुंतखब ओहदेदारान पूरी पार्लिमान को यरगमाल बना रहे हैं, पार्लिमान के बनाए हुए कमीशन को बेअसर कर रहे हैं। एक ऐसा पार्लिमानी कमीशन जो अपोजिशन और हुकूमत की मुश्तरका काविश थी, जो पाकिस्तान के मुंतखब लोगों का दिमाग था, उसके बारे में कहा गया कि ये 14 दिन की। अब फिर जजों की तकर्री का निजाम मौजूदा तौर पर समझ लें, 18वीं तरमीम वाला समझ लें। आज की पोजीशन में गुज़श्ता 1.5 साल से लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब मुख्तलिफ लिस्टें बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भिजवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हें मुस्तरद कर देते हैं और दोबारा लिस्टें बनती हैं। कम से कम 10 बार यह अमल दोहराया जा चुका है। यानी जजेस की तकर्री के लिए जो नाम फ्लोट किए जाएंगे, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उन पर कम से कम 1 साल काम करेगा, 2 साल काम करेगा और उन पर फैसला करने के लिए पार्लिमानी कमीशन को मजबूर कर दिया गया कि 14 दिन के अंदर। बहरहाल यह तजवीज भी मंजूर करवाई गई। अब अमली तौर पर 6 जजेस ने पूरे अदालती निजाम को यरगमाल बना लिया है। अब मैं वापस आता हूं। इसके अलावा एक अल जिहाद ट्रस्ट केस था जिसमें इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि हुकूमत किसी जूनियर को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज नहीं मुकर्रर कर सकती। अब आप देखें कि जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जजेस पर मुश्तमिल आया, जब उनके हाथ में ताकत आई, तो उन्होंने उस केस से बारहा रुखगर्दानी की और कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जूनियर जज के उठाकर तैनात किया गया। जब आप अपने ही कायम करदा असूल कायदे ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप सियासतदानों को करप्ट कह कैसे सकते हैं? बहरहाल 19वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब था। पाकिस्तान की तारीख में ब्लैकमेलिंग और जबर की इख्तियार का, एब्यूज ऑफ पावर का एक मिसाल था। और मैं कहता हूं कि मुनासिब वक्त आने पर पार्लिमान को उस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त के सीनियर जजेस के खिलाफ, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल वक्त गुजर गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उन दिनों एस्टेब्लिशमेंट के झूले में झूला झूल रहे थे, वो वजीर आजम बनते हैं। जो भी वो करते हैं, जिस तरह वो खेलते हैं, अल्टीमेटली आज वो बतौर कैदी के लंदन में मुकीम है। सियासत में वापसी के तमाम रास्ते मसदूद हैं। उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा कर उन्हें सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। वो, उनकी बेटी, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल सजा याफ्ता है। अब इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जिस वक्त 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने मिलकर, वकला की मुंतखब बॉडीज ने मिलकर इफ्तिखार चौधरी के इमा पर एक जज को खुश करने के लिए पूरी पार्लियामेंट का मुकाबला किया और पूरे पाकिस्तान की मुंतखब दानिश को इनकार किया, उसकी हकीकत को तस्लीम करने से इनकार किया। लेकिन वक्त सबको सबक सिखाता है। जब सब कुछ लूज कर गए, जब सब कुछ हार गए, आज मैं कहता हूं कि यह बहुत खूबसूरत बात है। आज पाकिस्तान के वकला का यह बात तस्लीम करना कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ ज्यादती की थी, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के साथ ज्यादती की थी, पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल तारीख किया था और पार्लियामान बालादस्ती के मंजिल को हमसे अशरों दूर किया था। बहरहाल मैं आज अप्रिशिएट करता हूं पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी के कि उन्होंने इस इजलास में बहुत खूबसूरत तजावीज़ पेश की और पाकिस्तान की सियासी दानिश ने
मिसाक जमहूरियत पर वापस जाने के लिए फैसला किया। मैं समझता हूं कि अनकरीब वक्त आएगा जब पाकिस्तान में नए जजेस की तकर्री का इख्तियार मुंतखब लोगों के पास मुंतकिल होगा। आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क में जजेस की तकर्री का इख्तियार हुकूमत वक्त के पास होता है, मुंतखब इदारों के पास होता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां 1977 के बाद मुसलसल अदालती निजाम को रुजत पसंदों ने यरगमाल बना रखा है। इस मौका पर आपकी दिलचस्पी के लिए आखिरी बात करता हूं। पार्लिमानी कमीशन को खत्म कर दिया, बार काउंसिल्स के किरदार को खत्म कर दिया, जजेस छा गए, काबू पा गए। लेकिन इसके बावजूद एक हादसा हुआ। पार्लिमानी कमीशन ने एक जज के खिलाफ बदउनवानी और करप्शन का एक रिकॉर्ड पेश करके उसको बतौर जज तैनाती से रोक दिया। अब आला अदलिया ने एक नया खेल खेला। अब यह फैसला साइब फैसला था, लेकिन उसे जज लगाना था। जजेस तुले हुए थे कि हमने इसे जज लगाना है। पार्लिमानी कमीशन के फैसले के खिलाफ एक रिट पिटीशन सुनी गई। अब कानून के अंदर लिखा है कि पार्लिमानी कमीशन या जुडिशियल कमीशन के किसी फैसले को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन पिया जो मन भाई रिट ली गई और अल्टीमेटली यह फैसला किया गया कि पार्लिमानी कमीशन बकवास है, उसके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। और उस जज को, जिसके बारे में यह पाया गया कि वकील बनने से पहले वो किसी एक स्कूल के अंदर मुलाजम था, वहां पर उसके खिलाफ करप्शन का केस हुआ और वो करप्शन पर बरतरफी हुआ, इस रिकॉर्ड के बावजूद हाईकोर्ट में जज अपॉइंट किया गया। 19वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को कुछ गैर मुंतखब लोगों के हाथों यरगमाल बनाया हुआ है। इसके खात्मे तक सियासी दानिश को, पाकिस्तान की पार्लिमानी कुव्वतों को यकजान होकर जद्दोजहद करना होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त करीब आएगा, हम भी देखेंगे कि पाकिस्तान में पार्लिमान की बालादस्ती कायम होगी और इदारे अपने अपने कामों तक महदूद हो जाएंगे। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।